हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखने वाले हैं। पार्ट 2 वीडियो है ये। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था आपका टोटल 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले टोटल 5 प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से लेकर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन तक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी फ्योल बोलते हैं कि 1 यूनिट 1 हेड एंड 1 प्लान। 1 यूनिट मतलब 1 डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में एक ही मैनेजर होना चाहिए और एक मैनेजर जो है एक ही कॉमन प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, एक डिपार्टमेंट का एक कॉमन प्लान होना चाहिए। हर एम्प्लॉयज़ को एक ही डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा कि वो अपने मकसद को जल्दी अचीव कर पाएंगे। कि मान लीजिए कोई भी कंपनी जो है 2 प्रोडक्ट बनाती है, शूज़ और बैग। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे शूज़ का अलग डिपार्टमेंट हो गया, बैग का भी अलग डिपार्टमेंट हो गया। अब उस डिपार्टमेंट में एक हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्टिव, वो मकसद जो है अचीव हो जाता है, तब जाके आप दूसरा प्लान बनाएंगे, फिर दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। जब तक नहीं अचीव होता तब तक जो है वही एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके लिए एक ही प्लान रहेगा। अब जो है हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल जो है 6, इसमें आपका जो है हेनरी फ्योल बोलते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयज़ का पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए वो ऑलवेज जो है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के नीचे होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ऑलवेज जो है ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि देखिए मान लीजिए कि आपका जो गोल है, आपका जो पर्सनल गोल है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, मैच नहीं किया, तो मैनेजर क्या करेगा, उस दोनों को मैच करने की कोशिश करेगा। अगर मैच हो जाता है तो ठीक है, नहीं मैच होगा तो आपके पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैनेजर है सप्लायर से माल खरीदता है, लेकिन इसको 2 सप्लायर मिलते हैं, सप्लायर ए और सप्लायर बी। जो सप्लायर ए होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। अब जो वो माल बेचते हैं, वो जो गुड्स बेचते हैं, वो हायर प्राइस में बेचते हैं और क्वालिटी भी उसकी अच्छी नहीं होती है। लेकिन वही अगर बात करें कि बी जो सप्लायर है वो लो प्राइस में भी बेच रहा है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये मैनेजर क्या करेगा, ये मैनेजर बी को नहीं चूज़ करके वो ए को चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि इसके रिलेटिव है, इसके रिलेटिव क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। उनकी खुशी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या करेगा, मतलब उसका वैल्यू जो है उसको डाउन कर देगा। इस वजह से हम ऐसे मैनेजर को ऐसे मतलब बोला गया है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम ऊपर नहीं रख सकते, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ऊपर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो मैनेजर है वो क्या करेगा, हम बी को चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो रहा है इसमें कि कम प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी मिल रहा है। तो इस वजह से ये जो है बी सप्लायर को क्या करेगा, चूज़ करेगा। तो यहाँ पे ये सही है कि ये सही है, ये ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा अपने पर्सनल इंटरेस्ट से, तो ये मैनेजर सही काम कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका प्रिंसिपल 7। इसमें क्या बोल रहा है कि रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। यहाँ पे जो बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल, एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस देना चाहिए, गुड सैलरी देना चाहिए, जिसके वजह से वो जो अपनी आजीविका, जो अपनी ज़िंदगी है वो चला पाए। इसके लिए जो उनको फेयर वेजेस देना चाहिए। अब देखिए फेयर वेजेस भी डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है कंपनी की, उस पर डिपेंड करता है। फिर दूसरा आपका मिनिमम वेजेस, अकॉर्डिंग टू द लॉ मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है कि सैलरीज, आपके जो कंपटीटर है कितना सैलरी पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हुआ, तो वो उसको क्या करना चाहिए कि उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है अपने एम्प्लॉयज़ को भी देना चाहिए एज ए बोनस, एज ए इंसेंटिव। इससे क्या होगा कि अगर उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा बोनस मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि वो मोटिवेट होंगे, फिर उसके बाद जो है फिर जो बेटर परफॉर्म करेंगे और हायर प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन अर्न करेगा। तो ये चीज़ था आपका रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। अब हम बात करते हैं कि
8वां सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे आपका डिसीजन लेने का पावर जो होता है टॉप मैनेजमेंट के ऊपर होता है। डिसीजन लेने का पावर क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो अथॉरिटी जो पावर होता है वो टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, शेयर करता है अपने लोअर लेवल के साथ। ठीक है, क्या करता है, शेयर करता है अपने लोअर लेवल के साथ। अब यहाँ पे हेनरी फ्यूल बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो फुल्ली कंप्लीटली जो है सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए और कंप्लीटली जो है डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, दिक्कत होने लग जाएगा। क्योंकि जब स्मॉल बिजनेस होगा उसके लिए आप सेंट्रलाइज जो टेक्निक है वो यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके बिजनेस बहुत ज़्यादा है, मात्रा में लार्ज बिजनेस है, तो वहाँ पे आप जो है डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन में अब क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो उसके हाथों में सब कंट्रोल होता है, डिसीजन लेने का पावर उसी के हाथों में होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो अपने पावर को मिडिल लेवल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मिडिल लेवल जो है अपने पावर को किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोअर लेवल के साथ। इससे क्या होता है कि आपका जो है डिसीजन जो है बहुत जल्दी ले पाते हैं एम्प्लॉयज़ जो है, गेट मोर पावर्स। उसके बाद जो है सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो बड़े बिजनेस के लिए काफ़ी बेहतर होता है। और जो है आपका डेवलप इनिशिएटिव रिड्यूस वर्ल्ड लोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, तो जो आपके जो टॉप मैनेजमेंट है उसके वर्कलोड को क्या करती है, कम कर देती है। इसके वजह से क्विक डिसीजन लेते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है इससे, आपका डिसेंट्रलाइजेशन से। तो डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत बेनिफिट है, लेकिन ये होना चाहिए कि उसको बैलेंस करना चाहिए, ना कि प्रॉपर जो आप फुली सेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते, फुली जो डिसेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको दोनों का क्या करना चाहिए, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करें जैसे आजकल के टाइम में, जैसे ले सकते एग्जाम्पल कि जैसे कि हमारा जो गवर्नमेंट है 3 लेवल में क्या हुआ, बटा हुआ है, एक सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल, उसके बाद जो तीसरा है आपका लोकल लेवल। तो जो भी डिसीजन, अगर मान लीजिए कि सेंट्रल लेवल अपनी पावर को क्या कर दिया, स्टेट लेवल पे दे दिया, स्टेट लेवल अपने पावर को क्या कर दिया, लोकल लेवल पे दे दिया, उसी तरीके से हमारे जो इसमें करना चाहिए कि टॉप लेवल को अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए मिडिल लेवल के साथ, और मिडिल लेवल को अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए लोअर लेवल के साथ। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और आपका ही बिजनेस के लिए बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं आपका सबसे लास्ट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। कि स्केलर चेन क्या होता है, ये ऑफिशियल लाइन है। ऑफिशियल लाइन क्या है, ऑफिशियल लाइन है आपका अथॉरिटी का और कम्युनिकेशन का। ऑफिशियल लाइन में क्या होता है कि आप जो है हाईएस्ट लेवल से लेकर लोवेस्ट लेवल तक क्या जो है कम्युनिकेट करते हैं, या फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये आपका स्केलर चेन है। ये जो आदमी सबसे टॉप में बैठा हुआ है ये क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है। टॉप लेवल जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा वैसे वैसे लोग जो है कम होते जाएंगे, क्योंकि आपका टॉप में क्या है, कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। उसके नीचे आएगा तो थोड़े से ज़्यादा लोग मिलेंगे, उससे नीचे आएगा तो थोड़े से उससे भी ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो जैसे जैसे ऊपर जाइएगा आपका जो है लोग भी कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपका टॉप से बॉटम की तरफ होता है। और उसी तरीके से कम्युनिकेशन का जो है फ्लो कैसे होता है कि क्या है, ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है। कम्युनिकेशन क्या है, ऊपर से नीचे भी आता है, नीचे से ऊपर भी जाता है। मान लीजिए ई को ओ से बात करना है तो वो क्या करेगा, ई पहले डी से बात करेगा, ई डी से बात करेगा, डी जो है सी से बात करेगा, सी जो है बी से, फिर बी ए से एल बात करेगा, फिर एल जो है एम से बात करेगा, एम जो एन से, उसके बाद ओ से, तब जाके ओ से बात, मतलब ऐसे 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 करके फिर इस तरीके से। तो बहुत लंबा टाइम कंज्यूम कर लेता है ये, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मतलब डिसीजन लेने में। तो इसके लिए एक जो है ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है, स्केलर चेन में नॉर्मल कम्युनिकेशन इसी तरीके से होते हैं। लेकिन अगर बात होगा कि इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी में क्या किया जाए, तो उसके लिए लिया गया गैंग प्लैंक लाया गया। उसमें क्या होता है कि एक एम्प्लॉय जो है अपने सेम लेवल पे, मान लीजिए ई को है ओ से बात करना, तो इसका और इसका जो लेवल है सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या कर सकता है, इमरजेंसी के केस में बात कर सकता है। अब यहाँ पे गैंग प्लैंक के अकॉर्डिंग में ये भी बोला गया है कि ई जो है अपने जो है सीईओ से भी डायरेक्ट बात कर सकता है, बट ड्यू टू द इमरजेंसी के केस में ही वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है।
ठीक है, तो आज के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।